तो बेसिकली हम लोगों ने कल की क्लास में जो डिस्कशन किया था, ठीक है, इट वाज अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, बहुत मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। तो कल की जो हम लोगों की क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कशन करा था कि मतलब क्या कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला था, यही था कि सर जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे, है ना, जैसे जैसे हम लोग किसी भी सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है अगर उसको इंक्रीज करते जाएंगे तो जो करंट की वैल्यू है वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है ना। बिल्कुल सीधी सी चीज़ थी जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कशन करा था कि अगर मेरे पास, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अगर मेरे पास जैसे अगर मैं किसी भी सर्किट की बात करूं तो इन अ सर्किट द करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भैया आपके पास जितना बड़ा सोर्स होगा, अपने पास जितना भी बड़ा सोर्स होगा उतना ज्यादा अपने पास करंट जो है सर्किट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, ये हम लोगों के पास एक्चुअल स्टेटमेंट होता है, लेकिन एनसीईआरटी वाले क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी वाले बोलते हैं कि नहीं, इसको ऐसा लिखो दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। दिस इज द स्टेटमेंट बाय एनसीईआरटी, जो कि गलत है। 12th स्टैंडर्ड में हम लोग जाकर इसको क्या खुद को क्या कर लेते हैं, गलत प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको मतलब उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार वापस से हम लोगों ने सीखा दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। ये हम लोगों ने कल की क्लास से आया था। ठीक है, हम लोगों ने मैथमेटिकली अगर इसी को लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो एनसीईआरटी वालों ने बोला नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखो, इसको ऐसे लिखो, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। देखो, एक दो चीज है। पहली चीज तो ये कि मेरे पास ये जो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है ये हमेशा वैलिड नहीं होता, है ना। ये जो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है ये हमेशा वैलिड नहीं होता। इट इज ओनली वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम लोग के पास जो टेम्परेचर है अगर वो कैसा रहे, अगर वो कांस्टेंट रहे तो सिर्फ उसी कंडीशन में हम लोग के पास ये जो v है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, द फर्स्ट थिंग व्हिच वी नीड टू रिमेंबर इज that v is directly proportional to I provided that the temperature remains constant। ये तो हम लोग के पास हो गई एक चीज। दूसरी चीज ये कि हम बच्चा बच्चा जानता है कि सर जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आता है, जल्दी से बताओ। जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो सर हम लोगों के पास आता है एक कांस्टेंट। ठीक है, और उस कांस्टेंट को हम लोगों ने यहाँ पर बोला है रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम लोगों ने सर उसको क्या बोला है, यहाँ पर हम लोगों ने उसको बोला है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R इज अ कांस्टेंट, R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है सर, अगर हम लोग जैसे रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसमें हम लोगों को मतलब फिलहाल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले एक दो पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, एक दो पॉइंट्स हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों के पास ये है कि देखो, मैंने बोला कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मुझे एक बात बताओ, अगर या फिर अगर मैं इसको ओरिजिनली लेकर चलूं, है ना, अगर मेरे पास किसी सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट कितना होगा। अगर किसी भी सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट कितना होगा, है ना। इफ इन एनी सर्किट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, तो मेरे पास जो करंट होगा वो भी मेरे पास कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं होगा। मतलब किसी सर्किट में अगर बैटरी नहीं लगी हुई तो भैया सिंपल सी बात है कि उस सर्किट से कोई भी करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जो वैल्यू होगी आई इट विल बी जीरो। चलो अच्छी बात है। अच्छा, सेकेंड थिंग विच आई वांट टू आस्क इज कि अगर मेरे पास मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दूं तो आई की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दूं तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं कम कर दूं तो जो आई रहेगा वो भी उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज होगा। तो अगर मैं वी और आई ग्राफ बनाऊं, अगर हम लोग एक वी आई ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ दिखने में कैसा होगा बताओ। इफ वी आर ड्रॉइंग अ वी आई ग्राफ तो वो दिखने में कैसा होगा, है ना। देखो थोड़ा सा एक दो चीजें जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं वी आई ग्राफ बना रहा हूँ, है ना, अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग बना रहे हैं वी आई ग्राफ, तो देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को ध्यान में रखना है कि अगर मैंने वी आई लिखा है ना, तो ये जो वी होगा इट विल बी ऑन वाई एक्सिस और जो आई होगा इट विल बी ऑन एक्स एक्सिस, है ना। ये बहुत मतलब ऐसी बेकार की बातें लगती हैं कि सर अरे ये सब कौन बताता है, लेकिन हमको पता होना चाहिए क्योंकि एट टाइम्स बच्चे जो रहते हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि वाई एक्सिस पर क्या लेना है, एक्स एक्सिस पर क्या लेना है। ये तो हम लोगों के पास हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोगों के पास जो वी आई ग्राफ होगा इट विल पास थ्रू ओरिजिन। जो वी आई ग्राफ होगा इट विल पास थ्रू दी ओरिजिन। क्यों, क्योंकि जब मेरे पास v की वैल्यू जीरो है तो उस टाइम पर मेरे पास i की वैल्यू भी कितनी है, जीरो है। तो इसीलिए मेरे पास जो ग्राफ होगा, है ना, जो मेरा ग्राफ होगा इट विल पास थ्रू दी ओरिजिन।
है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये अगर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो जो करंट है वो भी कैसा है, जीरो है। और क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो ग्राफ है, देखो ये तो मेरे पास हो गई पहली चीज कि वाई एक्सिस पर बनेगा v और एक्स एक्सिस पर बनेगा i। दूसरी चीज मेरे पास ये है कि मेरे पास जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होगा, क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास v जीरो होगा तो जो i होगा, i की वैल्यू भी जीरो होगी। तीसरी चीज जो ग्राफ होगा, ग्राफ का शेप होगा स्ट्रेट लाइन, है ना, ग्राफ जो रहेगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम लोगों के पास जब भी, लाइन लिख दिया मैंने, सॉरी, स्ट्रेट लाइन, हम लोगों के पास जब भी डायरेक्ट प्रपोर्शन हुआ ना, जब भी हम लोगों के पास डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा तो जो ग्राफ रहेगा वो हमेशा बनता है कैसा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास v और i के बीच में डायरेक्ट प्रपोर्शन है, तो द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। ठीक है, चलो देखते हैं, तो यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ग्राफ, चलो देखना। अच्छा, ये मेरे पास हो गया y एक्सिस, सो दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस। x एक्सिस पर हम लोगों को क्या लेना है, i लेना है, और y एक्सिस जो है इस पर हम लोगों को लेना है v। ठीक है, v एक्सिस, सॉरी, y एक्सिस पर हम लोगों को लेना है v, और x एक्सिस जो है उस पर हम लोगों को लेना है i। ठीक है, चलो इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो जो ग्राफ है वो 0 0 से पास हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा, और जो बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन देखो बेटा, ये भी स्ट्रेट लाइन है, 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 कैसा भी बन सकता है ना। ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है कि स्ट्रेट लाइन का मतलब सिर्फ ये होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, ज्यादातर बच्चों को लगता है कि स्ट्रेट लाइन का मतलब सिर्फ ये होता है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन भी है, कैसा भी हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो वी आई ग्राफ है वो ऐसा कुछ है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, जो वी आई ग्राफ है वो ऐसा कुछ है। सर वी आई ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं, तो देखो कैसे, हम लोग यहाँ पर v की वैल्यू ले लो v1, यहाँ पर v की वैल्यू ले लो v1, यहाँ पर i की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी i1, यहाँ पर v की वैल्यू ले लो क्या, v2, यहाँ पर i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i2। इस तरीके से हम लोग एक vi ग्राफ को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत सिंपल सी चीज है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है, अगर मैं यहाँ पर इस एंगल की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ना कुछ जो एंगल होगा, ये इस एंगल को लेट अस कंसीडर दैट दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ध्यान से समझना, लेट अस कंसीडर दैट दिस एंगल इज थीटा। अगर मुझको थीटा निकालना है, अगर मुझको क्या निकालना है, अगर मुझको थीटा निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक वैल्यू ली है, नहीं ये वैल्यू गलत है, एक सेकंड रुकना, वैल्यू गलत नहीं थी, ये इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ना। देखो एक लाइन मैंने यहाँ पर बनाई और एक लाइन मैंने यहाँ पर बनाई, बिल्कुल ध्यान से समझना ये मैंने क्या करा और क्यों करा। चलो देखो, मेरे पास ये जो वैल्यू है ना, लेट अस कंसीडर कि मेरे पास ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास है v। ठीक है, मतलब यहाँ तक कि मेरे पास जो वैल्यू है दिस इज v। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज i, ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज i। अच्छा, अगर ये v है तो मेरे पास ये जो होगा ये भी कितना होगा बेटा, मेरे पास v होगा। बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है, मेरे पास अगर ये v है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, v होगा, दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, और ये वाला नीचे जो है वो हमारे पास i है। एक छोटा सा मासूम सा ट्राइंगल बना लेते हैं, एक साइड ऐसी है, एक साइड ऐसी है, और एक साइड ऐसी है। चलो देखो, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर ये जो साइड है दिस साइड इज v, दिस साइड इज i। चलो, अगर मुझको v और i में रिलेशन चाहिए, अगर मुझको v और i में रिलेशन चाहिए है, ध्यान से समझना, अगर v और i में रिलेशन चाहिए तो मैं क्या करूं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूं, हाँ बहुत बढ़िया, इफ आई नीड अ रिलेशन बिटवीन v एंड i तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा, है ना, तो अपन लोग यूज करेंगे 10। तो इसका नाम दे देते कुछ, पाइथागोरस थ्योरम, नहीं 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 बेटा, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों के पास मतलब आपको फिर ये वाली साइड भी पता होनी चाहिए, वो तो पता ही नहीं, हमको थीटा पता है ना, तो यहाँ से अपने पास लग जाएगा क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू v अपॉन i। v अपॉन i की वैल्यू बताओ, अगर मैंने बोला है कि v इज इक्वल टू आर आई, अगर मैंने बोला है क्या v इज इक्वल टू आर आई, तो v अपॉन i की जो वैल्यू होगी इट विल बी r, इट विल बी r। ठीक है, और मेरे पास ये जो tan थीटा है, ये जो tan थीटा है, इस tan थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप, है ना, इस tan थीटा को हम लोगों ने क्या बोला है बेटा, दिस tan थीटा इज दी स्लोप। तो अगर मैं vi ग्राफ का, किस ग्राफ का, अगर मैं एक vi ग्राफ की बात करूं
तो वीआई ग्राफ का जो स्लोप रहता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को। अभी हमको पता नहीं है रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन अभी हमको बस ये समझ में आ गया कि मेरे पास जो वीआई ग्राफ का जो स्लोप है इट रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। अच्छा, ऐसे बच्चे जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर आर कैसे आ गया, तो इसको ऐसा देखना बेटा, मैंने लिखा v इज इक्वल टू आई आर, हम लोगों ने यहाँ से लिखा था क्या, v इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं i को दूसरी साइड ले जाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा v अपॉन आई इज इक्वल टू आर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर v अपॉन आई था तो उसके इक्वल में मैंने क्या लिख दिया, r लिख दिया। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, किसी को परेशान करने के लिए बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है भैया, मतलब आप किसी भी बच्चे को बढ़िया, कोई भी आपको पढ़ने नहीं दे रहा, बोला इधर इसका स्लोप निकाल के बता। ठीक है, तो भैया स्लोप जैसा कुछ नहीं होता, रेजिस्टेंस निकालना है ना। ठीक है, चलो सुनना। तो ये तो मेरे पास हो गया, स्लोप से मुझको पता चल रहा है रेजिस्टेंस। चलो बताओ, अगर स्लोप ज्यादा हुआ, थोड़ा सा मन में सोचिए आप लोग, है ना, मन में सोचिए कि अगर मेरे पास सर स्लोप ज्यादा हुआ तो मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? अगर मेरे पास स्लोप ज्यादा हुआ तो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी हाई, है ना। और अगर मेरे पास स्लोप कम हुआ, अगर मेरे पास स्लोप कम हुआ तो मेरे पास, ध्यान से समझना, और अगर स्लोप मेरे पास कम हुआ तो जो रेजिस्टेंस होगा वो भी कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। अब मैंने बोल दिया कि सर अगर स्लोप ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और सर स्लोप अगर कम हुआ ना तो जो रेजिस्टेंस होगा वो भी कैसा होगा, कम होगा, है ना। अब हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि ऐसा क्यों, तो भैया देखो ना, टेन थीटा आर, टेन थीटा आर दोनों सामने सामने लिखे हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। तो मेरे पास बेटा जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा टेन थीटा होगा, जितना ज्यादा टेन थीटा होगा उतना ज्यादा आर होगा, है ना। मतलब अगर हम लोग जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, मतलब इतना दिमाग तो फिलहाल हम लोगों को लगाना नहीं है, लेकिन ठीक है, जितना ज्यादा हम लोगों के पास स्लोप होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, चलो इस पे एक एक बढ़िया गूगली वाला क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास क्या है, मेरे पास है दो ग्राफ, है ना, चलो देखना, एक ग्राफ है मेरे पास ये, दूसरा ग्राफ है मेरे पास ये, चलो ध्यान से समझना। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर है, अच्छा मैं इसमें स्लो भी बना देता हूँ, सॉरी रेजिस्टेंस वाली लाइन भी बना देता हूँ मैं, एक सेकंड रुकना बेटा। तो मान लेते हैं कि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग रेजिस्टेंस, एक लाइन हो गई है, दूसरी लाइन हो गई ये। चलो देखो, तो मेरे पास ये है आई वी, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। चलो बताओ R1 और R2 में से ज्यादा कौन सा है, R1 और R2 में से ज्यादा कौन सा है ना। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने दो IV ग्राफ बना लिए, है ना, और हम लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को दोनों ग्राफ को देखकर बताना है कि R1 ज्यादा होगा या R2 ज्यादा होगा। थोड़ा सा सोचो, हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला कि सर हम लोगों के पास जो स्लोप होगा, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप विल बी रिप्रेजेंटिंग रेजिस्टेंस, हायर द वैल्यू ऑफ स्लोप हायर विल बी द रेजिस्टेंस। तो अगर मेरे पास दो ग्राफ हुए जिसमें मुझको मतलब IV ग्राफ दिए हुए हैं और इसमें मुझको बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो कैसे करेंगे, तो स्लोप देख सकते हैं क्या, जल्दी से बताइए बेटा, हम लोगों के पास R1 और R2 में से ज्यादा कौन सा होगा, सोचो, R1 ज्यादा होगा या R2 ज्यादा होगा, जल्दी से पहले मुझे R1 R2 में से बताओ, R1 और R2 में से मुझे एक वैल्यू बता दीजिए, R1 ज्यादा होगा या R2 ज्यादा होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे बोल रहे हैं कि R1 ज्यादा होगा, बहुत बढ़िया। हम लोगों के पास यहाँ पर रिलेशन बनेगी R2 इज ग्रेटर देन R1, हम लोगों के पास जो रिलेशन बनेगी इट विल बी R2 इज ग्रेटर देन R1। ये क्या हुआ सर, जज्बात बदल दिए पूरे, है ना। थोड़ा सा देखो यहाँ पर मेरे पास ये कौन सा ग्राफ है, दिस इज VI ग्राफ, दिस इज VI ग्राफ एंड दिस इज IV ग्राफ, है ना। तो हमको बिल्कुल ऐसा नहीं, हमको फौजी नहीं बनना है बिल्कुल, है ना, कि हमको बोला कि ज्यादा स्लोप होगा मतलब बस हम स्लोप देखकर बैठ रहे हैं। अरे भैया ये देखो NTSC में यहीं पर फंसते हैं बच्चे, है ना। हम लोगों के पास यहाँ पर IV ग्राफ है और यहाँ पर हम लोगों के पास VI ग्राफ है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि जो लाइन इसके V के ज्यादा पास होगी ना, जो लाइन V के ज्यादा पास होगी उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। ये मैं लगभग हर साल बच्चों से पूछता हूँ, लगभग हर साल बच्चे इसमें फंस जाते हैं, निंजा टेक्निक है बच्चों को फंसाने की। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस V के ज्यादा पास होगा ना, जो रेजिस्टेंस V के ज्यादा पास होगा, ठीक है बेचारे बच्चे, जो रेजिस्टेंस V के ज्यादा पास होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। चलो बताओ R1 और R2 में से जो है V के ज्यादा पास कौन सा है, R1 और R2 में से V के ज्यादा पास कौन सा है, जल्दी से बताओ। देखो ये V से इतना दूर है बेचारा और ये जो है V से काफी पास है, तो यहाँ से अब मैं लिख दूं, अभी सबको क्लियर है क्या कि मेरे पास दोनों रेजिस्टेंस को अगर मैं कंपेयर करूं तो R2 विल बी ग्रेटर देन R1, है ना। बच्चों को प्रताड़ित करने की निंजा टेक्निक, इतना क्लियर है क्या, फटाफट बताओ,
इतना सभी को क्लियर है? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस होगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि मेरे पास है ना, हाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल मतलब है ना आंख बंद करके बस बिल्कुल पहले बताना चाहिए था। अरे सारी चीज़ें अगर मैं बताऊंगा तो आप क्या करोगे, बैठ के पॉपकॉर्न खाओगे क्या, है ना? इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि भैया मेरे पास हमेशा जो लाइन है वो वी के ज़्यादा पास होनी चाहिए, इतनी सी चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना? इसको मतलब आप ऐसे भी समझ लो ना, अगर आपके पास आई वी ग्राफ है तो आप अगर इसको थोड़ा सा घुमा दोगे तो ये आपके पास वी आई ग्राफ बन जाएगा। मतलब आई एक्सिस को यहाँ पर ले जाओ, वी एक्सिस को उस साइड ले जाओ, तो आपके पास वी आई ग्राफ बन जाएगा। लेकिन अपन को इतना दिमाग नहीं लगाना, हमको बस ये देखना है कि अगर हम लोगों के पास आर जो है वो किसके पास होना चाहिए, वी के पास होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसमें बहुत हौच पौच कर दिया, मैं पहले इसको थोड़ा सा इंडिकेटिव बना दूं कि किसके बाद अपन कहाँ गए थे। तो हम लोगों के पास ये जो था, दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक। एक सेकंड रुकना बेटा, ये जो था दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक। अरे यार पूरा गड़बड़ हो जाता है यार ये आजकल, है ना? दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक, देन दिस इज आवर सेकंड टॉपिक। भावनाओं में बह जाते हैं आजकल, ठीक है? एंड दिस इज आवर थर्ड टॉपिक, दिस इज आवर थर्ड टॉपिक एंड दिस इज द फोर्थ टॉपिक, है ना? एक सेकंड रुकना, इसको मैं लेबल कर देता हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट, है ना? इसके बाद हम लोगों को ये पढ़ना है, फिर हम लोगों को ये पढ़ना है, और फिर लास्ट में दिस इज द क्वेश्चन जो कि हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं क्या? अरे फटाफट बताओ, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े यार? माता रानी का दरबार आज बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, दरबार में कोई हलचल नहीं, बिल्कुल पूरे भक्तजन थके हुए हैं। चलो देखो, देखिए वाई वी टिप आर एज कांस्टेंट, अरे कुछ भी ले लो भैया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो जो कांस्टेंट होता है वो रेजिस्टेंस होता है, दैट्स इट, वही पुरानी रीति रिवाज। ठीक है, चलो हम लोगों ने बोला, ध्यान से समझना, है ना? नवरात्रि की राह देख रहे हैं बच्चे, क्या बात है, चलो सुनना। तो हम लोगों के पास है भैया V इज इक्वल टू आर आई, थोड़ा सा ध्यान से समझना। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? अभी तक हम लोगों को पता नहीं है भैया कि R क्या है, हमको ये पता है कि R ज्यादा कब होगा, R कम कब होगा, लेकिन सर अभी तक हमको ये नहीं पता, है ना? हमको अभी ये नहीं पता कि हम लोग जो रेजिस्टेंस है वो होता क्या है ना? अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर रेजिस्टेंस की जगह K भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो आप, I की जगह Z भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब करंट को Z से रिप्रेजेंट करो, आप पोटेंशियल को D से रिप्रेजेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जैसा पहले से चला आ रहा है ना, तो वैसे ही लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होता ना बेटा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, देखो होता क्या है कि हम लोगों के पास कप्पा भी होता है ना? बट वो ओम्स लॉ नहीं रहेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना? हम लोगों के पास देखो क्या है यार, कि अब मेरे पास एक बच्चा है, मेरे पास एक बच्चा है, और इस बच्चे का नाम है ओम, है ना? इस बच्चे का नाम है ओम। तो मैं अगर इसको ओम बोलूंगा ना, तो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए थोड़ा सा मतलब फायदेमंद होगा। अगर मैं अभी इसको ओम बोल रहा हूँ, फिर कल मैं इसको जैसे सलमान बोलूंगा, फिर परसों में इसको सलमान, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, SOLMON, ठीक है? उसके बाद फिर हो सकता है, उसके बाद फिर हो सकता है कि मैं किसी दिन बाद इसको डेल्टा बोलने लगूं, या उसके बाद फिर हो सकता है मैं इसको थोड़ी देर बाद जैसे चाइना बोलने लगूं। तो प्रॉब्लम है ना यार, फिर अपन लोगों को कोई कंफ्यूजन है। तो अगर हम लोगों के पास किसी भी चीज को हम लोग एक चीज से रिप्रेजेंट करें, तो हमेशा उसको एक ही चीज से रिप्रेजेंट करो ना। ठीक है, ज्यादा क्लियर है? बच्चों को जैसे सोलमन भाई का बिल्कुल सुनते हैं बच्चे और वैसे भावनाओं में बह जाते हैं बिल्कुल। चलो सुनो, तो V इज दी, K की वैल्यू 1 होती है बट R की नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, वो लॉ टू लॉ डिपेंड करता है, सिस्टम टू सिस्टम, है ना? डिपेंड करता है वो काफी ज्यादा। चलो सुनो, तो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, है ना? हम लोगों के पास है, अच्छा, I इज द करंट, है ना? और हम लोग अच्छा, करंट जो रहता है इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन वोल्ट। हम लोगों के पास बचा R इज द रेजिस्टेंस, जिसके बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, है ना? थोड़ा सा ध्यान से समझना, बिल्कुल लॉजिकल लेकर चलेंगे। तो हम लोगों के पास अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें बेटा, रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन, है ना? रेजिस्टेंस हम लोगों के पास क्या होता है, ऑपोजिशन इन दी फ्लो ऑफ करंट, इन दी फ्लो ऑफ करंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ऐसे बच्चे जिनको दिमाग, देखो थोड़ा सा ना यार, मतलब थोड़ा सा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, द फैक्टर बाय विच मतलब करंट इज रेजिस्टेड, ऐसा भी बोल सकते हैं। देखो लेकिन ये आता कहाँ से, मतलब
ऑपोजिशन ही क्यों, ऑपोजिशन ही क्यों, मतलब ईज भी तो हो सकता था, कुछ और भी तो हो सकता था, तो ऑपोजिशन ही क्यों? देखो इसी लॉ को मैं थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू वी बाय आर, है ना, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, वी इक्वल टू आर आई होता है, तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर भी लिखा जा सकता है और उसमें कोई गलत नहीं है। चलो मुझे बताओ, अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो आई की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? अगर हम लोगों के पास r की वैल्यू ज्यादा है तो i की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? तो i विल बी लेस बिकॉज दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो i इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी r, है ना, सॉरी ये मैंने v जैसा बना दिया, तो i इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं भैया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, तो इसीलिए मैंने बोला भैया कि जो रेजिस्टेंस होगा वो करंट को अपोज करता होगा, तो द ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, the opposition in the flow of current is called resistance, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है ना, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। हाँ, I is inversely proportional to R, तो this is 1 by R, है ना, वो हैंडराइटिंग थोड़ी सी कचड़ा है ना सर की, तो इसलिए हो सकता है कि लग रहा हो, ठीक है। तो I is inversely proportional to R. What is resistance? Resistance is basically the opposition in the flow of current, ठीक है, मतलब कि ऑपोजिशन की जगह आप बोल सकते हो हिंड्रेंस भी बोल सकते हो, लेकिन सबसे सस्ता शब्द जो हम लोगों के पास होता है इट इज ऑपोजिशन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग बात करें आर की, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों ने मेजर किस में करा है बेटा? वोल्ट में, और करंट को हम लोगों ने मेजर करा है किस में? एम्पियर में, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों के पास रेजिस्टेंस की जो यूनिट हो जाएगी इट विल बी वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। किसी को पता है क्या इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट पर एम्पियर को और क्या बोलते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, है ना, वोल्ट पर एम्पियर को वॉट नहीं बोलते, जूल पर एम्पियर कैसे होगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हम लोगों के पास वोल्ट होती है ना बेटा, है ना, तो वोल्ट पर एम्पियर हम लोगों के पास क्या होता है? दिस इज ओम, दिस इज ओम, ठीक है, हम लोगों के पास है ना, ओम, ओ एम ओम नहीं है ना, ओ एच एम ओम, ठीक है। ओम भैया परेशान हो जाएंगे, अरे यार इतनी फैन फॉलोइंग का क्या करूँ, ठीक है। तो हम लोगों के पास जो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है बेटा, है ना, जो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है इट इज ओम। अब अगर हम लोगों को 1 ओम को डिफाइन करना होगा, अगर हम लोगों को क्या डिफाइन करना है, अगर हम लोगों को डिफाइन करना है 1 ओम, तो 1 ओम सॉरी 1 ओम, तो हम लोगों के पास पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए कितना? 1 वोल्ट, और जो करंट है वो कितना होना चाहिए? वो हम लोगों के पास होना चाहिए 1 एम्पियर, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है? नहीं बेटा, किसी, अभी अपन लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा चिंता नहीं करो, है ना। देखो ये कितनी अच्छी चीज है, अगर हमको जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर अगर हम लोगों को डिफाइन करना रहता है या किसी यूनिट को डिफाइन करना रहता है तो कितना बढ़िया तरीका है ना। आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ और अगर करंट 1 एम्पियर हो, है ना, हम लोगों के पास देखो ये है ना वोल्ट और एम्पियर, यहाँ पर 1 ले लो और नीचे भी क्या ले लो? 1 ले लो, आपका काम बन गया, है ना। तो अगर मेरे पास इफ पोटेंशियल डिफरेंस, इफ यहाँ पर चलो ऐसा लिख लेते हैं, 1 ओम, 1 ओम is the resistance, is the resistance of a circuit, of a circuit if 1 volt of potential difference, 1 volt of potential difference generates a current of a sorry a current current of 1 एम्पियर, है ना, 1 एम्पियर, ठीक है। करंट ऑफ 1 एम्पियर जनरेट से पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही तो करंट होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं 1 ओम, ठीक है। एक बार जो पढ़ा एक बार वापस से समझ लेते हैं। तो हम लोगों को, है ना, पुराने लोगों ने बताया, पुराने जमाने के ताऊ लोगों ने बताया कि भैया जितनी बड़ी बैटरी लोगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा ना। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो मुझको लिखना चाहिए था I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। आप 12वीं के बच्चों से पूछना जो पढ़ते हो, जो थोड़े पढ़े लिखे हो, उनसे पूछना कि सर I और V के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो अगर उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी तो दे विल टेल यू दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, not B, sorry, I is directly proportional to V. But the point is, NCERT says that V is directly proportional to I. You can check it in NCERT as well. V is directly proportional to I, but this is valid. This law is valid only when the temperature remains constant. And this is asked often times in your
इन योर दैट फाइनल प्रैक्टिकल्स, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या है, temperature should remain constant. If the temperature is constant, then we can say that V is directly proportional to I. Removing the proportionality sign, we will get a new constant term which is called resistance. And we don't know what is resistance, but we know that there is this constant quantity which is called resistance. Okay, so this is the first thing. Second thing is कि if V is directly if I is directly proportional to V, तो अगर मैं V को जीरो कर दूंगा तो मेरे पास I भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. If the number of chocolates is directly proportional to the money, if the number of chocolates is directly proportional to the money, तो अगर मैं मनी को जीरो कर दूंगा, तो जो चॉकलेट्स होंगी वो भी जीरो हो जाएंगी, ठीक है. तो अगर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, देन द करंट विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो. अगर एग्जाम में पूछा तो हम कौन सा लिखेंगे, नहीं अगर एग्जाम में पूछा तो वील बी राइटिंग दिस, है ना, बिकॉज एनसीईआरटी इज ऑलवेज टेकन एज द रेफरेंस, है ना. आप मतलब जो सीबीएसई वाले रहते हैं वो एनसीईआरटी के अलावा और कोई रेफरेंस नहीं मानते. इस चीज को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रख लो, है ना. तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना. रेजिस्टेंस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तरह होगा ना. हाँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज आल्सो अ कांस्टेंट. तो बोथ आर सिमिलर इस तरीके से कि दोनों कांस्टेंट है, लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, बट रेजिस्टेंस इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट. हम लोग इस बारे में डिस्कशन करेंगे. चलो इधर सुनो. तो potential difference is zero, then the current will also be zero, and if potential difference is high, then the value of current will also be high, है ना. ये तो हमको समझ में आ गया. अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, जो कि काफी फेमस है, मतलब 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए पूछा जाता है इन जनरल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू नो इज दैट वी आर ड्राइंग वी ग्राफ. So if we are drawing VI graph, then we are supposed to plot, है ना, then we are supposed to plot V on y axis and I on x axis. So this is our y axis, ठीक है, on which we are plotting V, and this is our x axis on which we are plotting I, है ना. यहाँ पर अलग अलग वैल्यू ले लो VI की, आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है. स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, and the graph will be straight line. First thing. Second thing is that the graph will be passing through 0, 0 because of the fact when potential difference is 0, then the current also needs to be equal to 0. किसी भी सर्किट में बैटरी नहीं होगी तो उस सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा, ठीक है. तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना. तो अगर हम लोगों ने वी ग्राफ बनाया तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना. बहुत सिंपल सी चीज है जो हम लोगों को थोड़ी सी ध्यान में रखने की जरूरत है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज कि अगर हम लोग वी ग्राफ की बात करें तो हम मान लेते हैं कि हम लोगों के पास ये ग्राफ था, तो ये मेरे पास एक पॉइंट है ना. यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस इट इज V एंड द करस्पॉन्डिंग करंट इज I, तो दिस इज I, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल बना लिया मासूम सा. ये जो ट्राइंगल था वो मैंने यहाँ पर बना लिया. ये जो साइड है, ठीक है, this angle, let us consider that this angle is theta, then the side opposite to theta is V and the base is I. तो अप्लाइंग tan टेंजेंट है ना, तो हम लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा नीड्स टू बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज इक्वल टू V ओवर I. सो tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू R. सो हम लोगों के पास जो स्लोप होगा, है ना, tan थीटा जो रहता है इट इज कॉल्ड स्लोप, है ना. किसी भी आपके पास जो ग्राफ रहता है, अगर आप उसमें tan थीटा की वैल्यू निकालोगे तो इट इज कॉल्ड स्लोप. सो स्लोप किसका स्लोप, VI ग्राफ, है ना. दिस इज VI ग्राफ ना बेटा. सो स्लोप ऑफ VI ग्राफ ऑलवेज गिव्स रेजिस्टेंस. So if slope is high, then the resistance needs to be high, and if the slope is less, then the resistance will also be less, है ना. हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा जिसमें हर साल मैं बच्चों को प्रताड़ित करता हूँ ये बोल के कि अरे बेटा तुम तो पढ़ाई नहीं करते, तुमको कुछ नहीं आता, है ना. IV ग्राफ दे दो और रेजिस्टेंस निकालने बोलो तो 99% ऑफ द स्टूडेंट्स विल फेल. आप में आपके केस में वैसे 100% हो गए थे, है ना. तो भैया IV ग्राफ दे दो तो बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, है ना. तो इसलिए फिर उनको वो लगता है कि यार VI ग्राफ बताया था और ये IV ग्राफ है, ये कैसी मोह माया है ना. अच्छा, हाँ, ठीक है. तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमेशा जो रेजिस्टेंस वाली जो लाइन है वो हमेशा किसके पास होनी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस वाले एक्सिस के पास होनी चाहिए. तो यहाँ से हम लोग फिर कंक्लूड कर सकते हैं दैट द वैल्यू ऑफ R2 विल बी ग्रेटर देन I1 बिकॉज दिस इज क्लोजर ना, दिस इज क्लोजर टू दी V एक्सिस. तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना. अच्छा, आगे हम लोगों ने बात करी कि रेजिस्टेंस क्या होता है. सर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, वो तो अच्छी बात है, बट व्हाट इज रेजिस्टेंस, है ना. जैसे बच्चों से पूछते हैं व्हाट इज रेड, तो बच्चे बोलते हैं लाल. अरे आई एम नॉट आस्किंग भैया कि रेड को हिंदी में क्या बोलते हैं ना. हम मैं पूछ रहा हूँ रेजिस्टेंस और रेड क्या होता है. तो रेड इज अ वेवलेंथ इन विजिबल रीजन. आप इसको ऐसे समझ सकते हो, है ना. मतलब बहुत हाई फाई आंसर हो जाएगा. रेड इज बेसिकली अ वेवलेंथ, है ना, इन विजिबल रीजन.
आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, तो अगली बार कोई बच्चा पूछेगा ही नहीं है ना व्हाट इज रेड, है ना। अब बच्चों से पूछो भैया व्हाट इज रेड, तो बच्चे बोलते लाल। बच्चा रेड इज अ कलर ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन भैया फिजिक्स पढ़ रहे हो ना यार। अब आप किसी बच्चे से पूछते हैं भैया व्हाट इज मतलब जैसे कोई भी चीज, व्हाट इज वाटर, पानी, अरे हिंदी थोड़ी ना पूछ रहा हूँ यार। चलो ठीक है, तो V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई वेयर R इज रेजिस्टेंस, बट वी मतलब टिल नाउ, अभी तक जितना मैंने बताया, टिल नाउ वी डोंट नो, वी जस्ट डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट इज रेजिस्टेंस। अच्छा, V इज पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज मेजर्ड इन वोल्ट एंड I इज द करंट व्हिच इज मेजर्ड इन एम्पियर। ठीक है, R इज रेजिस्टेंस जो कि कुछ कुछ होता है। अच्छा, कुछ कुछ होता है, ओ I इज इक्वल टू V बाय R, I इज इक्वल टू V बाय R। तो अगर R की वैल्यू ज्यादा होगी, if the value of R is high then the current will be low, the value of current will be less, current will be low, because this is an inverse proportion, this is an inverse proportion, है ना। मैं बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर रहा हूँ आपको 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाने में, है ना। तो दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो भैया रेजिस्टेंस जो है वो करंट को कम करता है, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, तो वी कैन से कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट को कम करता है। तो रेजिस्टेंस की कैन बी डिफाइंड एज द ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। आप किसी बच्चे से पूछ सकते हो कि रेजिस्टेंस को ऑपोजिशन ही क्यों बोलते हैं, तो बोलेगा यार वो कोचिंग वाले सर ने बताया था कि ऑपोजिशन बोलते हैं इसीलिए ऑपोजिशन बोलते हैं। अरे ऐसा थोड़ा ना होता है यार, इंग्लिश थोड़ा ना पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, पता होना चाहिए ना ऑपोजिशन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, तो रेजिस्टेंस करंट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो हेंस रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। अच्छा, R इज इक्वल टू V बाय I वेयर V इज मेजर्ड इन वोल्ट एंड I इज मेजर्ड इन एम्पियर, सो द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ओम, है ना। इफ वी नीड टू डिफाइन 1 ohm then we can say that 1 ohm is equal to 1 volt over 1 ampere। ठीक है, so if potential difference is 1 ampere, sorry 1 volt and the current flowing in the circuit is 1 ampere, then the resistance will be equal to 1 ohm। ठीक है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अभी एक बच्चे ने बोला रेजिस्टेंस में, जो रेजिस्टेंस का जो नाम है उसमें वर्ड ही है रेजिस्ट, मतलब अपोज करना, है ना। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। चलो एक दो सस्ते वाले, बिल्कुल सस्ते वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा महंगे क्वेश्चन करेंगे तो फिर मम्मी पिटाई लगाती है ना। तो हम लोगों के पास जो पहला क्वेश्चन है, मैं चैट ऑप्शन ऑफ कर रहा हूँ, सॉल्व करो पहले। मेरे पास है भैया पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट इज 1 वोल्ट एंड द करंट, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड द करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। टेल मी अबाउट रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन इज कि मेरे पास जो करंट है, जो करंट है, करंट होना चाहिए कितना, 15 एम्पियर, है ना। दिस इज डिजायर्ड, मैं चाहता हूं कि किसी सर्किट में जो करंट है वो 15 एम्पियर का हो, है ना। एट द सेम टाइम आई नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज कितना, इज 5 वोल्ट, सॉरी इज 5 ओम, है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 5 ओम। तो भैया कितने वोल्ट की बैटरी रिक्वायर्ड है, वोल्टेज ऑफ बैटरी कितना होना चाहिए तब जाकर मेरा काम होगा, ये मेरे पास है दूसरा सवाल। ठीक है, मेरे पास पहला सवाल है कि भैया मेरे पास 5 एम्पियर का करंट है, 1 वोल्ट की बैटरी है, तो मुझे बताओ कि सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। एंड सेकेंड इज कि मेरे पास करंट इज 15 एम्पियर, जो कि मुझे चाहिए भैया, मुझको एक डिवाइस चलाने के लिए 15 एम्पियर का करंट चाहिए। एट द सेम टाइम आई नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डिवाइस इज 5 ओम, सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड। चलो बताइए, बताइए, सस्ते क्वेश्चंस के सस्ते जवाब। व्हाट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन, है ना। तो यहाँ पर हम लोग के पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 1/5, R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है ना यार, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, है ना। V इज 1, I इज 5, तो दिस विल बी 0.2 ओम, है ना। अच्छा, ओम को जो सिंबल होता है वो ऐसा बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। कुछ बच्चों ने, है ना, सेकंड का आंसर 60 आ गया, कुछ बच्चों का 90 आ गया। अरे 15/5 जो नहीं पता यार तुम लोगों को, 15/5 जो नहीं पता बेटा, छोड़ दो पढ़ाई अढ़ाई। 15/5 या 65 बोल रहे हैं बच्चे, है ना। हम लोगों को आई दिया हुआ है 15, R इज 5, वी नीड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, सो द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 75। तो हम लोगों के पास जो बैटरी होनी चाहिए, है ना, जो बैटरी होनी चाहिए वो कितने वोल्ट की होनी चाहिए, 75 वोल्ट की होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास 75 वोल्ट की बैटरी नहीं है, अगर मेरे पास 75 वोल्ट की बैटरी नहीं है, मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी है, तो फिर कैसे काम चलेगा।
अगर मेरे पास 75 वोल्ट की बैटरी नहीं है, मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी है, तो फिर मैं क्या करूं? जॉब छोड़ दूं? बताओ, आर कम कर दूं? नहीं, आर तो मैं कम नहीं कर सकता भैया। अरे बहुत सारी बैटरी लगा दो यार, कहाँ तुम लोग इतना परेशान होते रहते हो, फालतू की चीजों में परेशान होते रहते हैं बच्चे पूरे टाइम। अरे और बैटरी लगा देंगे यार, कितनी बैटरी लगेगी बताओ? अरे कितनी बैटरी लगेगी? ऐसे पूरे फर्जी बच्चे, पूरे पूरे शहर के सबसे फर्जी बच्चे अपनी कोचिंग में आते हैं, है ना? अरे भैया 75 वोल्ट चाहिए है और एक एक बैटरी 5 वोल्ट की है, तो बच्चे बोल रहे 25 लगेंगे। अरे यार 25 कैसे लग जाएंगे? 15 बैटरी रिक्वायर होंगी ना यार। छोड़ दो पढ़ाई अड़ाई, छोड़ दो। देखो मैंने इतनी अच्छी चीज बता दी कि कितनी बैटरी लगेंगी, है ना? एक दुकान खोल लो, एक दुकान खोल लो और उसमें बैटरीज बेचना और सबको ये डिवाइड कर करके पैसा ही पैसा कमाना, है ना? ठीक है, कुछ काम के नहीं हो बेटा आप लोग, बधाई हो, कुछ काम के नहीं हो आप लोग, है ना? चलो ठीक है। चलो इधर सुनना है ना बेटा, दिस इज बिजनेस। हाँ दिस इज बिजनेस। अच्छा वो जो पर्सन है ना, जो है दिस इज बिजनेस वाला, वो आधे बॉलीवुड से ज्यादा अच्छी एक्टिंग करता है वो। अगर हम लोग उस पर्सन की बात करें तो वो जो पर्सन है ना, वो आधे से ज्यादा बॉलीवुड से ज्यादा अच्छी, ज्यादा सेंसिबल एक्टिंग करता है। किसी को नाम पता है उसका? कोई भी है हमारे बीच में ऐसा जिसको उसका नाम पता हो? नहीं पता? उसका नाम ओसिता है, ओसिता। OSITA, ओसिता। पूरा नाम तो मुझे भी नहीं पता, उसका नाम ओसिता है, ऐसा कुछ है। ओसिता नाम है उसका। वो जो भी है, देखना, मतलब बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं ये लोग। ठीक है, ये काफ़ी, मतलब वो बच्चा नहीं है एक्चुअली, वो काफ़ी एजेड है, वो 1980s में बॉर्न है वो, है ना? वो बच्चा नहीं है। ठीक है। चलो ठीक है ना? हाँ आगे जो भी है, आगे जो भी है, काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है उनका भी, बिल्कुल सही बात है। जितने मीम वाले बच्चे हैं ना, पूरे पूरे शहर में जितने मीम वाले बच्चे हैं वो सब अपने यहाँ ही आते हैं। इनको पढ़ाई अढ़ाई का मत बोलो बिल्कुल, इनको मीम सारे पता होते हैं। अच्छा मतलब ये इसमें ये, उसमें वो, ऐसा, अरे सर ये वाला तो हमने देखा था, वो वाला भी हमने देखा था। मीम मीम इनको सब पता रहते हैं बिल्कुल, A to Z सारे। मतलब वो होते हैं ना, फर्जी बच्चों की पहचान होती है ना, इनको पढ़ाई अढ़ाई में कुछ नहीं आता। इनको बस मीम्स का पूछ लो, सर अरे ये वाला मीम, दिस इज बिजनेस, और काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है और ये वो, है ना? ये सब इनको बहुत पता रहता है। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं भैया, थोड़ा सा पता होनी चाहिए चीज़ों के बारे में। चलो सुनो, हम लोग बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की, है ना? हम लोग थोड़ा इधर उधर निकल गए थे। चलो सुनो, थोड़ा गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं कभी कभी। चलो सुनो सुनो सुनो, है ना? हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस हम लोगों के पास क्या होता है? रेजिस्टेंस इस, एक बार वापस से बता रहा हूँ मैं, है ना? रेजिस्टेंस, आप लोग को आवाज आ रही है क्या? आप लोग को आवाज आ रही है क्या भैया? कुछ यस नो लिखने का, अगर आवाज आ रही है तो। अच्छा आ रही है, चलो ठीक है। तो हम लोगों के पास जो रेजिस्टेंस होता है, इट इज द ऑपोजिशन, है ना? इट इज द ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ऑपोजिशन इन दी फ्लो ऑफ करंट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस। चलो ध्यान से समझना, ठीक है ना? तो हम लोगों के पास रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, जो करंट होगा वो हम लोगों के पास उतना ही कम होगा, है ना? बिकॉज दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना? ये हम लोग के पास कैसा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा तो करंट उतना कम होगा, ठीक है? अच्छा, रेजिस्टेंस अगर हम लोगों को निकालना है, रेजिस्टेंस अगर हम लोगों को निकालना है, तो ये हम लोगों के पास होता है एज द स्लोप, किसका स्लोप? स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, है ना? तो रेजिस्टेंस हम लोगों के पास होता है इक्वल टू द स्लोप ऑफ वी आई, है ना? इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, वी आई ग्राफ, है ना? आई वी नहीं, इट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। तो हम लोगों के पास जितना ज्यादा स्लोप होगा, जितना ज्यादा स्लोप होगा, उतना ज्यादा हम लोगों के पास क्या होगा? उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है? इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? तीसरी चीज हम लोगों के पास ये, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजों की बात कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस की हम लोगों के पास जो यूनिट होती है, मतलब ये सारी वो चीजें जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है ना? सॉरी, अच्छा कोरोना नहीं है मुझे ना। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, इट इज ओम। रेजिस्टेंस की हम लोग के पास जो यूनिट होती है वो हम लोगों के पास क्या होती है? ओम होती है, ठीक है? चलो अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, अभी अब अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या है। देखो, रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन, है ना? अभी मुझको एक बच्चे ने पूछा कि सर मेरे पास रेजिस्टेंस जो रहता है, रेजिस्टेंस जो रहता है
और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये दोनों सेम होते हैं क्या? तो दोनों मैंने आपको बताया था दोनों सेम होते हैं इन द सेंस कि दोनों मेरे पास कांस्टेंट है, दोनों मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जो जी होता है ना, जो जी होता है आपने सुना होगा पार्ले जी में जो जी आता है, तो दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये मेरे पास कैसा कांस्टेंट होता है, दिस इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। नाउ सर व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट? इसका मतलब है कि जी जो है वो कभी चेंज नहीं होता है ना, ये जो है ये कभी भी चेंज नहीं होता। आप इंडिया में हो, आप पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान मत जाओ यार, वैसे पाकिस्तान बेकार जगह, कोई अच्छी जगह चले जाओ, भूटान चले जाओ, है ना। आप इंडिया में हो, आप भूटान चले जाओ, आप प्लूटो पे चले जाओ, आप मून के दूसरे साइड चले जाओ, आपको हर जगह इसकी जो वैल्यू है वो सेम मिलेगी। इसकी जो वैल्यू है, हाँ इसकी वैल्यू जो है वो कैसी मिलेगी, सेम सेम मिलेगी। सन पर मत जाओ, बहुत गर्म होगा वो, है ना। लेकिन अगर मैं आर की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, तो इसकी वैल्यू वेरिएबल होती है ना। इसकी वैल्यू कैसी होती है, वेरिएबल होती है। मतलब अगर मैं चीजों को थोड़ा सा चेंज करूंगा तो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल आल्सो चेंज। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। तो हम लोगों के पास जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है ना, हम लोगों के पास ये जो वैल्यू रहती है वो चेंज होती रहती कैसे, तो इस चीज का थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। चलो बताओ, रेजिस्टेंस है ना, देखो दो तीन चीजें, है ना। पहली बात तो जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर इन सब का क्या मतलब है, सर हमको तो कछु समझ में ही नहीं आ रहा हो, है ना। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हम लोगों के पास क्या होता है, हम लोगों के पास जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब जैसे मेरे पास एक कंडक्टर है, मतलब मैं बेसिकली एक वायर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं बेसिकली एक वायर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अगर हम लोग एक वायर की बात करें, है ना, थोड़ा सा सुनना। मेरे पास यहाँ पर एक वायर है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है वो, एक सेकेंड। जो वायर है, यार वायर नहीं बन रहा, बताओ सर से, कुछ काम की नहीं है सर। चलो देखो, तो ये हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हम लोग के पास वायर सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा वायर को, तो हम लोग के पास जो वायर्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। अब इसमें सर लेंथ कौन सी वाली लेनी है, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर, है ना, ये हम लोग के पास है, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर। और हम लोगों के पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ये होता है, ठीक है, ये वाले जो एरिया है ये हम लोगों के पास होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो दिस इज द लेंथ, ये हम लोग के पास जो रहती है दिस इज द लेंथ and this is the area of cross section, area of area of cross section, cross section, ठीक है। तो हम लोगों के पास ये जो है ये हम लोग के पास होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी वैल्यू हम लोग के पास क्या होगी, पाई आर स्क्वायर, है ना, वैसे जरूरत नहीं पड़ती। और ये मेरे पास क्या है, लेंथ। चलो देखो अब सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे आया, इमेजिन करो इमेजिन करो कि मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, हाँ इसलिए छोटी बैटरी में थिन वायर लगाते हैं, बहुत बढ़िया। देखो मेरे पास क्या होता है, इमेजिन करो कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और वो दौड़ रहे हैं, है ना। तो सोचो जित, और ये मेरे पास जो बाहर है ये पूरी एक टनल है, मतलब ये जो है दिस इज अ टनल। अब टनल जितनी लंबी होगी बच्चे उतना ज्यादा टकराएंगे एक दूसरे से, सोचो। मतलब अगर मेरे पास ये जो टनल है वो जितनी ज्यादा लंबी होगी, है ना, मेरे पास ये जो टनल है पूरी की पूरी, ये टनल मेरे पास जितनी ज्यादा लंबी होगी तो ये बच्चे जो है वो एक दूसरे से उतना ज्यादा टकराएंगे। सही बात है या गलत बात है, पहले ये तो बताओ। मेरे पास टनल जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा लंबी होगी, जो वायर जो बच्चे होंगे वो उतना ज्यादा टकराएंगे, क्योंकि बहुत सारा दौड़ना पड़ेगा ना। थोड़ा सा सोचो, मेरे पास अगर जैसे मेरे पास ये ग्राउंड है और मेरे पास ये ग्राउंड है ना, मेरे पास फिर यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर एक टनल है। थोड़ा सा समझना, एक सेकंड रुकना, इसको दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक ग्राउंड है और एक ग्राउंड मेरे पास यहाँ पर है, और यहाँ पर बीच में क्या है, एक टनल है ना। चलो, और बच्चे जो है वो दौड़ रहे हैं, और मेरे पास एक ग्राउंड यहाँ पर ये है
और एक ग्राउंड मेरे पास यहाँ पर ये है। चलो बताओ, अगर बच्चे दौड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो कौन सी वाली टनल में, मतलब फर्स्ट टनल में बच्चे ज्यादा टकराएंगे या सेकंड टनल में बच्चे ज्यादा टकराएंगे? अरे बच्चे एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से भी टकराएंगे ना दौड़ते दौड़ते। सोचो, फर्स्ट टनल में ज्यादा बच्चे टकराएंगे या सेकंड टनल में? सेकंड में टकराएंगे, क्योंकि सेकंड में ज्यादा दूर तक दौड़ना पड़ेगा ना। तो हम लोगों के पास होगा क्या, हम लोगों के पास जब होता क्या बेटा, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ना, तो जितना लंबा वायर होता है, मतलब अभी इसको ऐसे समझ लो, जितना लंबा वायर होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन उतना ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ज्यादा रुकेंगे। तो इसीलिए जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ज्यादा रुकेंगे, तो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, है ना। ये बहुत मतलब इलॉजिकल चीज है, लेकिन इसको समझने के लिए आप समझ सकते हो इस तरीके से, है ना, कि मेरे पास जो रेजिस्टेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो मेरे पास जितना ज्यादा लेंथ होगी, जितना, जगह कैसे ज्यादा मिली बेटा, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है ना, जगह तो सेम मिल रही है ना आपको, बस इसमें आपको बहुत दूर तक दौड़ना पड़ रहा है, इसमें जो सेकंड है इसमें बहुत दूर तक दौड़ना पड़ रहा है, इसमें आपको कम दौड़ना पड़ रहा है। तो कम दौड़ोगे तो कम टकराओगे, ज्यादा दौड़ोगे तो ज्यादा टकराओगे। जगह तो दोनों में सेम मिल रही है ना, जगह मतलब एरिया ना, एरिया तो दोनों का सेम है, ठीक है। तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ दी कंडक्टर। ये तो मेरे पास हो गई पहली चीज। चलो, मेरे पास दो टनल्स हैं जिनकी लेंथ सेम है, एक टनल मेरे पास ये है और दूसरी टनल मेरे पास ये है। चलो बताओ, कौन सी टनल में बच्चे ज्यादा टकराएंगे? मेरे पास ये है, मेरे पास टनल 1 एंड दिस इज टनल 2। बताओ कौन सी टनल में बच्चे ज्यादा टकराएंगे? पहली टनल में बच्चे ज्यादा टकराएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जगह कम है ना, इसमें कम जगह है तो इसमें ज्यादा टकराएंगे, इसमें ज्यादा जगह है तो कम टकराएंगे। तो यहाँ पर अगर मेरे पास जब एरिया बढ़ रहा है तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो भी ऐसे कोई लोड नहीं है, मतलब बहुत बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ मैं, है ना। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस होगा, है ना, जो रेजिस्टेंस होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मतलब कि L, and it is inversely proportional to the area of cross section। ये जो A है it is area of cross section, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा R is directly proportional to L upon A, so R is equal to rho L upon A। क्योंकि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हम लोगों के पास क्या जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसको हम लोगों ने क्या बोला है, रेजिस्टिविटी बोला है। एक बार वापस से ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बच्चों को इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे, है ना, एक स्ट्रेट लाइन में, उतना ज्यादा एक दूसरे से टकराएंगे, जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ज्यादा रुकेंगे, और जितना ज्यादा रुकेंगे उतना कम करंट होगा, मतलब उतनी मुश्किल से फ्लो कर पाएंगे ना, तो करंट जो होगा वो कम होगा। और अगर हम लोगों के पास यहाँ पर है, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास एरिया ज्यादा होगा तो दौड़ने के लिए जगह ज्यादा मिलेगी, तो हम लोगों के पास जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। हमने बोला रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया तो हम लोगों के पास ऊपर आ गया L, नीचे आ गया A, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हम लोगों के पास एक नया कांस्टेंट आ गया, इसको हम लोगों ने बोला रो, व्हिच इज रेजिस्टिविटी। थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज का, है ना। नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, दिस विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट सेशन। तो कल की क्लास में एब्सेंट मत होना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, है ना, फाइंड इट कंफ्यूजिंग कि सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या होता है। तो कल की क्लास में बेटा एब्सेंट मत होना, ठीक है। और ओके